हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हम साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। प्रीवियस वीडियो हमारे कार्बोहाइड्रेट और वसा के आ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जुड़ने के लिए कहें, ताकि जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन वहाँ मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से आपका पहला प्रश्न बनेगा कि प्रोटीन की खोज किसने की। ये एकदम बेसिक प्रश्न है। इसकी खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था मुल्डर। मुल्डर ने बताया कि मानव शरीर में एक प्रोटीन यानी एक पोषक तत्व पाया जाता है, पर नाम इन्होंने नहीं दिया। पर प्रोटीन के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो ऊर्जा देने की जगह हमारे शरीर को वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में ग्रोथ एनर्जी देने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इसके बारे में बताया किसने? मुल्डर ने। पर जो ग्रोथ का कार्य करता है, आपके वृद्धि और विकास का कार्य करेगा, इसको शब्द क्या दिया जाएगा? यह प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन शब्द दिया है बर्जीलियस ने। जो शब्द दिया है, कौन सा शब्द? प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया है। और जब खोजकर्ता की बात आएगी सर्वप्रथम, तो मुल्डर ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे यही बनेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक पोषक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कार्बन की चर्चा कर रहे हैं हम, अर्थात इसमें कार्बन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है किन किन रासायनिक यौगिकों की सहायता से होता है? तो इसमें आप कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। पहले की अपेक्षा सेम ये तीनों चीज पाई जाती है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट में पाई जा रही थी, वसा में पाई जा रही थी, ये प्रोटीन में भी पाई जाती है। पर इसमें नया क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः नाइट्रोजन के संबंध में ही इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है अमूमन कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है इस प्रोटीन में। तो जो कार्बन होता है, कार्बन लगभग 50 से 54%। ये जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है इसमें कम होती है। हाइड्रोजन अप्रॉक्स आपका 7% रहता है। ऑक्सीजन जो होता है आपका 21 से 24% तक हो सकता है। और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह होती है अप्रॉक्स 13 से 16%। ऐसा हमें एग्जाम में मिलता है कि क्या प्रतिशत होता है। अब इनके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने के बाद यौगिक के रूप में सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा था, वसा का निर्माण हो रहा था, पर यहां सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। सर्वप्रथम इनसे मिलने के बाद शरीर में अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अब ये अमीनो अम्ल जो होते हैं मानव शरीर में पेप्टाइड बंध होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पर आपको समझ में आ जाएगा प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? अमीनो अम्ल कर रहा है। कौन कर रहा है? अमीनो अम्ल। अब क्वेश्चन आता है कि अमीनो अम्ल किस बंध से जुड़ते हैं? तो पेप्टाइड बंध से जुड़ने के बाद, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न बनता है आपसे कि मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? ठीक है, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं 20 प्रकार के।
अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल शरीर में रहते हैं और 10 अमीनो अम्ल हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यहां अमीनो अम्ल की चर्चा हो रही है, ठीक। तो 10 अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में रहते हैं, इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता, पर 10 अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, उनको लेना पड़ता है। जैसे कुछ जो खास हैं, ल्यूसिन अमीनो अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद होता है आइसोल्यूसिन और वैलिन अमीनो एसिड। ये 3 अमीनो एसिड है 10 में से, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो आपको मैंने बताया। जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। अब ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में मुख्यतः प्रोटीन का कार्य होता है, शरीर का वृद्धि और विकास करने का कार्य होता है, ठीक। हमारे शरीर का डेवलपमेंट करना, रिजनरेशन की प्रोसेस करना, सारी प्रोसेस कौन करता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। तो जो ल्यूसिन होती है, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये ऐसे अमीनो एसिड है जो मुख्यतः हमारे शरीर के बॉडी को बिल्टअप करते हैं, ठीक। आपकी मसल्स को एक्टिव करते हैं, आपका शरीर बनाते हैं, शरीर में उभार लाते हैं। इसलिए ये 3 अमीनो एसिड आवश्यक हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए थे और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जिसमें मुख्यतः ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रोटीन का जो पहला प्रमुख कार्य है, शरीर को ऊर्जा देना। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और वसा के बारे में, पर ये ऊर्जा नहीं देगा। ऊर्जा की जगह क्या देगा आपको? शरीर में वृद्धि और विकास कार्य में सहायता प्रदान करना। प्रोटीन का एक अन्य प्रमुख कार्य है शरीर में एंजाइमों का निर्माण करना। यानी एंजाइम किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, एफकेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि प्रोटीन के निर्माण मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है। तो आपको बताना है, सॉरी, एंजाइम के निर्माण मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। आपको ऑप्शन मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, तो आपको आंसर क्या आएगा? प्रोटीन। अब मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली एक भाग होता है, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला भाग है, एक संरचना है हीमोग्लोबिन, पर यह दो अणुओं से मिली होती है। हीमो एक अलग इसमें वर्ड है और ग्लोबिन एक अलग वर्ड है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और हीमो यहां आयरन की बात हो रही है, अर्थात आयरन युक्त एक प्रोटीन, यानी आयरन के साथ मिली हुई प्रोटीन की बात हो रही। तो ये हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, यही ग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के परिवहन में आरबीसी की सहायता करता है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कंपोनेंट बना हुआ है आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है, और ये प्रोटीन के कार्य में सहायता प्रदान करता है।
फिर आपके शरीर के जो टूट फूट होती है, यानी टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। तो आपने प्रोटीन के कुछ कार्य बताए। शरीर के वृद्धि एवं विकास, शरीर के वृद्धि और विकास कार्य में सहायता करना, एंजाइमों के निर्माण में यह सहायता प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है ब्लड की सहायता से, तो उस ब्लड में ये एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन के परिवहन करने में सहायता करती है। ठीक है, तो आपने बताया शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में प्रोटीन का योगदान है, और किस प्रोटीन का योगदान है? ग्लोबिन प्रोटीन का योगदान है। शरीर में टूटे फूटे हुए अंगों की मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हमने जाने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपने बताया कि प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य है शरीर के वृद्धि और विकास करना और टूटे फूटे हुए अंगों की मरम्मत करना। ठीक, पर अगर इसी प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, और शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाएगा तो कुछ बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएगी। जैसे आपने बीमारी का नाम सुना होगा, बच्चों में मुख्यतः होती है, बच्चों में क्वाशियोरकर नामक बीमारी सुनी होगी आपने। यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है, और वयस्कों में मेरस्मस नामक बीमारी हो जाती है। इससे आपका शरीर का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है, आपके अंगों की विकास की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, कोई अंग अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगा, कोई घट जाएगा, यानी पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर में जो होता है मुख्यतः प्रोटीन की कमी होती है, पर मेरस्मस में प्रोटीन के साथ आपकी जो ऊर्जा होती है जिसको हम कैलोरी के रूप में मापते हैं, कैलोरी की भी कमी होती है। ठीक है, यानी बच्चों की अवस्था में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है, और जब आप वयस्क हो जाते हैं वयस्कावस्था में मेरस्मस नामक बीमारी होती है। इसमें प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी कमी होती है, यानी शरीर में ऊर्जा की भी कमी होती है, तब आपको मेरस्मस नामक रोग हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कौन कौन सी दो बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से होती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है क्वाशियोरकर बीमारी जनित है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कृमि जनित है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता है कि यह असंक्रामक बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। ठीक, ये प्रोटीन की कमी से होती है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो और आंसर सही लगा लेंगे। फिर आपने बताया जो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो अम्ल से होता है, यानी अमीनो अम्ल से जो सीधे निर्मित होने वाली जो प्रोटीन है वह कैसी प्रोटीन होती है? सरल प्रोटीन। अब हमें इस सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन के बारे में डिटेल चर्चा करनी है। तो सरल जो प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन, यह जल में घुलनशीलता के आधार पर और संरचना के आधार पर, संरचना यानी इसका आकार, इसका कैसे प्रोसेस रहती है, क्या सरफेस रहता है, क्या बॉडी का इसका स्ट्रक्चर रहता है, उसकी बात हो रही। संरचना के आधार पर यह दो प्रकार की होती है, जिन्हें क्रमशः
जिन्हें क्रमशः गोलाकार प्रोटीन, अर्थात जिस प्रोटीन की अणुओं की संरचना गोल होगी वह गोलाकार प्रोटीन होगी, और दूसरी है तंतुमय प्रोटीन। जिस प्रोटीन के अणुओं की संरचना तार की भांति फाइबर की आकार की संरचना की होती है, तंतु की तरह होती है, तार की तरह होती है, वह तंतुमय प्रोटीन होती है। यह सरल प्रोटीन के दो प्रमुख उदाहरण हैं, गोलाकार और तंतुमय। इन दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी है। इन्हीं दो प्रकार के बारे में से आपसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसके बारे में डिटेल चर्चा कर सकें। आगे बढ़े हम। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल से बनने वाली सीधी प्रोटीन होती है, अमीनो अम्ल के द्वारा निर्मित होती है। इसी के अंतर्गत हमें पहला पढ़ना है हमारा गोलाकार प्रोटीन। इसमें सिंपल सी परिभाषा है, गोलाकार प्रोटीन है क्या? यह सरल प्रोटीन का पहला प्रकार है जिसमें अणुओं की संरचना या आकार गोल होता है और यह जल में आसानी से घुलनशील होती है। घुलनशीलता का आधार भी हमने देखा सरल प्रोटीन में, तो ये जल में आसानी से घुलनशील होती है। ठीक, अब इससे आपके पूछा जाता है कि गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम में आपके उदाहरण से प्रश्न बनते हैं, तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। हम अंडे आप देखते हो, अंडे अमूमन खाने में प्रयोग किया जाता है, तो अंडे में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। दाल हम खाते हैं, दाल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। दालों में जो पाई जाती है प्रोटीन उसे हम बोलते हैं प्रोलामाइन। अनाजों में जो पाई जाती है प्रोटीन उसे बोलते हैं ग्लूटिन्स। गेहूं में जो पाई जाती है, स्पेसिफिक गेहूं की बात हो रही है, तो इसे बोलते हैं ग्लाइडिन। ब्लड में जो पाई जाती है, रक्त में या आरबीसी में पाई जाती है, जो आरबीसी में अभी मैंने जस्ट आगे चर्चा की थी, ऑक्सीजन के परिवहन करने में कौन सी प्रोटीन मदद करती है, तो आरबीसी में जो पाई जाती है वह होती है प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन। आपके शरीर में जो एंटीजन का निर्माण होता है, एंटीजन जिसे बोलते हैं, एंटीजन के निर्माण में जो होती है प्रयोग उसका बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन बोला जाता है। ये आरबीसी में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जिसके द्वारा हमारा ब्लड ग्रुप चेंज होता है। वहां के हम चर्चा करेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो कुछ सरल प्रकार की यह गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है। ये जल में आसानी से घुलनशील वाली प्रोटीन है और इनकी संरचना या अणुओं की संरचना गोल होती है। अंडे में आपने बताया एल्बुमिन पाई जाती है, दालों में प्रोलामाइन, आरबीसी में ग्लोबिन, अनाजों में ग्लूटिन्स, गेहूं में ग्लाइडिन और एंटीजन को ग्लाइकोप्रोटीन ही कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है जो एग्जाम से आपसे पूछे जाते हैं। अमूमन इसके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े हम। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा बा के बारे में, तंतुमय प्रोटीन। तंतुमय
प्रोटीन जिसे हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर है फाइब्रस प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन इसको बोला जाता है। अर्थात ये सरल प्रोटीन का दूसरा उदाहरण है या दूसरा प्रकार है। इसमें जो तंतुओं की संरचना यानी जो प्रोटीन की संरचना है, आकार है, इसकी संरचना कैसी है? तार की भांति, जबकि गोलाकार में गोल संरचना थी, ठीक। और अणुओं की संरचना कैसी हुई? तार के प्रकार की। पर ये जो जल में घुलनशीलता है, जल में नहीं होती है इसमें, अर्थात ये जल में अघुलनशील प्रकार की प्रोटीन, पर गोलाकार प्रोटीन जल में घुलनशील थी और ये क्या होती है? अघुलनशील। इसी के अंतर्गत हमें कुछ उदाहरण पढ़ने हैं, यानी तंतुमय प्रोटीन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा, किरेटिन प्रोटीन का नाम सुना होगा आपने। किरेटिन प्रोटीन, अब ये किरेटिन प्रोटीन है क्या? तो आपको याद होगा जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो उसमें जो पॉलीसेकेराइड के कार्बोहाइड्रेट में उदाहरण मैंने बताया था, काइटिन के बारे में मैंने चर्चा की थी। समस्त अकशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना का निर्माण काइटिन कार्बोहाइड्रेट से होता है, और सेम उसी प्रकार किरेटिन प्रोटीन के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त कशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना का निर्माण। अब कशेरुकी जीव यानी ऐसे जीव जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिन जीवों के शरीर में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है उन्हें हम कशेरुकी जीव कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है तो हम कशेरुकी जीव है। और हमारी जो बाहरी संरचना का निर्माण है किस प्रोटीन के द्वारा हुई है? किरेटिन प्रोटीन के द्वारा। जैसे हम कशेरुकी जीव हैं, हमारी जो बाहरी संरचना अर्थात हमारी जो त्वचा है, आउटर लेयर है जो हमारी बॉडी की, आउटर सरफेस जितना भी हमारे बॉडी का बना हुआ है वह सब किरेटिन के द्वारा बना हुआ है। चाहे वह बाल हो, नाखून हो, हमारी त्वचा हो, स्किन हो, कुछ भी होगा, सब किससे बना हुआ है? किरेटिन प्रोटीन के द्वारा। पर आप ये नोटिस करते हो कि हमारे जो त्वचा है नाखून की तुलना में मुलायम है। पैर के तलवों की त्वचा हमारे गाल के त्वचा के मुकाबले कठोर है, हार्ड है, और ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, लचीली है। तो पूछा जाता है कि किरेटिन प्रोटीन में कठोरता का कारण कौन सा तत्व होता है? कठोरता का कारण अर्थात किरेटिन प्रोटीन में जो हमारे अंग होते हैं, अंगों में कठोरता का कारण कौन सा तत्व है? तो किस अंगों की कौन से तत्व की किस तत्व की उपस्थिति के कारण हमारे जो अंग है कठोर और मुलायम होते हैं? तो उस तत्व का नाम है सल्फर। जिन अंगों में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है वह अंग तुलनात्मक, जहां सल्फर की मात्रा कम होगी वह अंग कठोर होंगे। जैसे नाखून है हमारे, ये हम कठोर है त्वचा के मुकाबले, तो यहाँ सल्फर की मात्रा ज्यादा है, ठीक। पैर या हाथ की हथेली की बात करूं, हथेली की त्वचा गाल की त्वचा के मुकाबले मुलायम है, तो यहाँ सल्फर की मात्रा ज्यादा है और गाल में सल्फर की मात्रा कम है। अर्थात कशेरुकी जीवों के अंगों में कठोरता का कारण सल्फर तत्व होता है और किरेटिन में यह यूज होता है और किरेटिन के साथ मिला होता है। जहां किरेटिन में सल्फर की मात्रा ज्यादा वह अंग कठोर, जहां किरेटिन में सल्फर की मात्रा कम वह अंग मुलायम या लचीला या फ्लेक्सिबल होते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तंतुमय प्रोटीन संरचना तार की तरह होती है, जल में अघुलनशील होती है। पहला उदाहरण हम पढ़ रहे हैं इसका, किरेटिन प्रोटीन। यह समस्त कशेरुकी जीवों की बाहरी संरचना का निर्माण करता है, अर्थात त्वचा के, स्किन का वगैरह का निर्माण।
जितनी भी आउटर लेयर होती है इसका निर्माण केराटिन प्रोटीन के द्वारा होता है। कशेरुकी जीव कौन से हुए जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अब पूछा जाता है इनके अंगों में कठोरता का कारण सल्फर, जहां जिन अंगों में सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी वह अंग कठोर होगा, जहां सल्फर की मात्रा कम होगी वह अंग क्या होगा आपका बाहरी लचीला होगा। अब जो केराटिन होती है वह 3 प्रकार की होती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, मुख्यतः आपने सुना होगा हमें अल्फा जो केराटिन होती है, अल्फा केराटिन, इससे प्रश्न कम बनते हैं, बीटा केराटिन हमारे लिए आवश्यक है, गामा केराटिन से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो अल्फा केराटिन जैसे आपको पता होगा कि जो रेशम होता है, रेशम की जो प्रकृति तार की भांति होता है, रेशम भी एक प्रोटीन की प्रकृति होता है, तो ये अल्फा केराटिन से बना होता है। रेशम का जो निर्माण होता है, रेशम का निर्माण अल्फा केराटिन युक्त प्रोटीन से होता है। बीटा केराटिन के द्वारा मुख्यतः जो समस्त कशेरुकी जीव होते हैं, समस्त कशेरुकी जीवों में जैसे हमारे बाल बनते हैं, बालों का निर्माण, नाखून का निर्माण, त्वचा का निर्माण, सांप की केचुल का निर्माण, गाय या भैंस की सींग, खुर इत्यादि का निर्माण, इत्यादि जितनी भी चीजें होती हैं, बालों का निर्माण हो, नाखून का निर्माण हो, सब बाहरी सरफेस की बात हो रही, बाहरी संरचना की बात, त्वचा का निर्माण हो, सांप की केचुल का निर्माण हो, गाय भैंस की सींग हो, खुर हो, त्वचा हो इत्यादि, सबका निर्माण बीटा केराटिन के द्वारा होता है। सिंपल सा उदाहरण आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट आते हैं, शैम्पू वगैरह, तो आप देखोगे उसमें ये बताएगा बीटा केराटिन युक्त आपकी बालों की सुरक्षा के लिए और उसके वृद्धि और विकास के लिए इस शैम्पू में इसमें ये चीज यूज की है। तो अमूमन आपको बोलेगा बीटा केराटिन युक्त बताता है, इसमें बीटा केराटिन मिलाई गई है ताकि आपके बाल बहुत सुनहरे और घने और अच्छे हो सके। तो उदाहरण एग्जाम में आप टीवी में देखते हो, तो यहाँ आपने बताया केराटिन का मुख्यतः उदाहरण अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तंतुमय प्रोटीन का पहला उदाहरण आपने पढ़ा केराटिन, दूसरा उदाहरण है आपका ओसीन प्रोटीन। इस प्रोटीन के द्वारा अस्थियों का निर्माण, जंतुओं की अस्थियों का निर्माण, अर्थात आपका बोन्स का जो प्रोडक्शन होता है, बोन्स का निर्माण होता है, वह इस प्रोटीन के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमने तो कभी प्रोटीन के बारे में सुना ही नहीं कि बोन्स में कैसे प्रोटीन पाती है। तो आप समझिए, सिंपल सी ये बोन है आपकी, इस बोन में कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पोषक तत्व के रूप में आपका कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ठीक, सॉरी कार्बनिक पोषक तत्व के रूप में आपके शरीर में प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन आपने बताया? ओसीन। और अकार्बनिक पोषक तत्व के रूप में आपने बताया कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब जो इसको अगर हम 100% मान लेते हैं एक अस्थि का निर्माण, तो इसमें 62% जो भाग होता है वह अकार्बनिक होता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा 62% होता है, और 38% जो आपका है वह प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है और वो सेम प्रोटीन होती है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तब हमारी एक बोन का निर्माण होता है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है हमारी अस्थि, और उस अस्थि के निर्माण में ओसीन प्रोटीन का यूज किया जाता है। यानी कार्बनिक पोषक तत्व में अगर आपसे पूछा है कि अस्थियों के निर्माण में कार्बनिक पोषक तत्व में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, तो आपको बताना प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन, ओसीन। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। तो ओसीन प्रोटीन के द्वारा मानव शरीर में अस्थियों का निर्माण होता है। तंतुमय प्रोटीन का तीसरा उदाहरण है आपका एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बात हो रही है। इसमें से आपकी पेशियों का निर्माण होता है, मसल्स, शरीर में पाई जाने वाली मसल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के द्वारा। यह प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, इससे आपकी मसल्स का निर्माण होता है। फिर तंतुमय प्रोटीन के अंदर चौथा जो आपका उदाहरण है उसका नाम है कांड्रिन प्रोटीन। अब कांड्रिन प्रोटीन के द्वारा क्या होगा, आपके अस्थियों का निर्माण हो चुका है, मसल्स का निर्माण हो चुका है, पेशियों का निर्माण हो चुका है। तो आपके शरीर में जो उपास्थियां पाई जाती हैं, कार्टिलेज जिसे हम बोलते हैं, कार्टिलेज, उपास्थियां, यानी अस्थियों की तुलना में लचीली जो अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती है उन्हें उपास्थि कहा जाता है। जैसे हमारे कान की अस्थि, पर ये अस्थि नहीं है, पर लचीली अस्थियों के मुकाबले, हाथ की हड्डियों या आपके पैर की हड्डियों के मुकाबले, आपकी ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना जो है फीमर के मुकाबले ये लचीली है। हाथ की उंगलियां ये हाथ की हड्डियों के मुकाबले लचीली हैं। तो इन अस्थियों को क्या बोला जाता है, अस्थि तो है पर ये लचीली होती है, इन्हें उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। तो आपके शरीर में जो उपास्थियों का निर्माण होता है कांड्रिन प्रोटीन की सहायता से होता है। यानी अस्थियों के निर्माण में ओसीन, उपास्थियों के निर्माण में कांड्रिन और पेशियों के निर्माण में एक्टिन एवं मायोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गए आपके तंतुमय प्रोटीन के कुछ उदाहरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ स्रोत के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या है। तो आपको पता होगा अनाज जो होते हैं, चने वगैरह आप खाते हैं, तो चने हो, गेहूं, चावल, इससे हमें अमूमन प्रोटीन का जो निर्माण हो जाता है। साथ में अंडा, मांस, मछली इत्यादि जो होता है प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मांस, मछली को इत्यादि बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कुछ स्रोत के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उपलब्धता के आधार पर स्रोत से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो जो स्रोत होते हैं प्रोटीन के, जो प्रमुख स्रोत हैं, तो पहला प्रश्न बनता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत पृथ्वी पर क्या है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत जो होता है, आपने एक नाम सुना होगा शैवाल का, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। अर्थात जो शैवाल होती हैं यह लगभग 70 से 90% तक प्रोटीन दे सकती हैं। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक अच्छा प्रोटीन का स्रोत शैवाल को माना जाता है, और शैवाल अगर आ जाए तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना मुख्यतः है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है खाद्य पदार्थों में सबसे अच्छा स्रोत। तो आपने सोयाबीन का नाम सुना होगा, सोयाबीन में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक होता है, पर अगर पृथ्वी की बात की सर्वाधिक तो शैवाल ही होगा आंसर। तीसरा, दालों में प्रोटीन, अगर बात की जाए दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में होता है,
अरहर की दाल में है, मूंग की दाल में है, तुअर की दाल में, चने की दाल में है, तो आपको आंसर लगाना चने की दाल में। इसमें लगभग 28% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, फिर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक तेज गति से कार्य करने वाली प्रोटीन, सर्वाधिक तीव्र कार्य करने वाली प्रोटीन, आपको मैंने बताया अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे की प्रोटीन होती है सर्वाधिक तीव्र गति से। इसमें लगभग 16 से 20% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाली। ठीक है, तो सर्वाधिक स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है आपका क्लोरेला स्पाइरुलिना, लगभग 70 से 90% प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। खाद्य पदार्थों में सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है 46%। दालों की बात की है, दाल को अच्छा स्रोत माना जाता है, और दाल में चना सबसे अच्छा हो सकता स्रोत। सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाली प्रोटीन किसकी होती है? अंडे की होती है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि शिशु के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटीन कौन सी है? जैसा आपको पता है, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए शिशु के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटीन किसकी है? दूध की। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। इस पे लगभग 4 से 8% प्रोटीन पाया जाता है, पर बच्चों के लिए दूध ही दिया जाता है शिशुओं को। तो शिशुओं के लिए सबसे उपयोगी जो प्रोटीन होती है वह दूध की प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। इसी केसीन तत्व के कारण दूध का रंग सफेद भी होता है, और यही प्रोटीन भी होती है जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होती है। और दूध में लगभग 4 से 8% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रोटीन से रिलेटेड जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं, और कोशिश हमारी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सही करें। अगला टॉपिक हमारा विटामिन है। विटामिन से अगला वीडियो आएगा, और उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और आपको ज़्यादा डिटेल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।